तारीख तो आने ही वाली है, तो थोड़ा सा हमारे जो बहुजन साथी हैं 1-2 दिन की और प्रतीक्षा कर लें। और सारी चीज़ें हमारी भी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई हमारी भी बाध्यता है, हम सारी बातों को खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, एक अनुशासन होता है, तो उस अनुशासन के तहत ही हमें सारी बातों को सार्वजनिक करने का अधिकार है। और दूसरी चीज़ इसमें और देखने में आई है, मैं अभी लखनऊ था तो वो बात ये आई देखने में कि जब से इधर से आधिकारिक घोषणा हुई है कि बसपा को हमने सीक्रेट ऑफर दिया है, तब से बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनके अंदर खलबली मचना यही है कि एनएसए इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी चल रही है, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो देश की जो मूलभूत सुविधाएं मांगने के लिए इस देश की जनता बेताब है, उनका मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा। इसी तरीके से मोदी जी ने जो वहां डमरू बजाया है, उस डमरू बजाने का समय आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की बार बार पोल पट्टी खोल रहे हैं, विदेशों के अंदर मोदी जी की, डोनाल्ड ट्रंप वहां डमरू बजा रहे हैं मोदी जी के नाम को, ऐसे रोज इज्जत उतार दें। मोदी जी के नाम का डमरू नहीं, मोदी डमरू बना दिया उन्होंने। वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश को डमरू बना करके बजाने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो डमरू जो ट्रंप बजा रहा है उस पर से ध्यान भटकाने के लिए सोमनाथ चले गए अचानक से और वहां डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। तो समाज 80वीं बार कही है कि मैंने युद्ध रोका पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, मैंने रुकवाई है वार, 80वीं बार कही है। इतनी बार तो डमरू भी नहीं बजाया मोदी जी ने जितनी बार ट्रंप ने अपने मुंह से ये बजा दिया कि भाई वॉर मैंने रुकवाई है, वॉर मैंने रुकवाई है। तो खैर इन सारी बातों को आप छोड़िए, देश के अंदर समाज समझ रहा है मोदी जी जो डमरू बजा रहे हैं, लोगों को पता लग चुका है कि डमरू बजाता कौन है। समाज ने डमरू बजाते हुए देखा किसको है आखिरकार। दूसरी एक और बात देखिए आप कि जो हमारे अंधभक्त हैं, हमारे अंधभक्त भाइयों की मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो अंधभक्त बेचारे, उनके बच्चे, उनकी नस्लें आने वाली तबाह होती चली जा रही है। हमारा समाज तो चलिए ठीक है जागरूक हो रहा है, लेकिन अंधभक्तों की बड़ी चिंता मुझे इसलिए हो रही है। आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बजरंग बली की पतंग बना करके उड़ा रहे हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी, और हम दोनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश यादव। स्वागत है रमेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को, हमारे जो बहुजन साथी हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। शादाब रिजवी स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज लोहड़ी भी है। लोहड़ी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबको, जितने भी हमारे समर्थक हैं, हमारे दर्शक हैं, बहुजन समाज के चिंतक हैं और तमाम क्रांतिकारी और योद्धा हैं, उन सभी लोगों को जय भीम और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं और कांग्रेस के नेता जीते वह बात को भी पूछेंगे जो सीक्रेट प्लान है कांग्रेस की तरफ से, जो बहन जी के लिए ऑफर है 15 तारीख को, जो बहुत बड़ो ब्लास्ट रहने वाला खुशखबरी को, बाकी भी बात करवाएंगे। लेकिन पहले शादाब रिजवी, मेरठ की घटना लगातार दूसरी घटना चर्चा को विषय बनी हुई है। देखिए, मेरठ की दूसरी घटना और उसी क्षेत्र के अंदर दूसरी घटना होना, ये अपने आप में बात दिखाता है कि इस देश के अंदर जो कानून है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और उत्तर प्रदेश के अंदर से तो खास तौर से कानून राज खत्म हो चुका है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं कि देखिए रामराज आया है, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चल रही है, तो ये धथा बता रहे हैं कानून के राज को। कि देखिए, जो लोग ये कहते थे कि गुंडे माफिया आएंगे और आकर के बाबा के सामने सरेंडर कर देते हैं, थाने में खुद पहुंच जाते हैं गुंडे माफिया बदमाश, तो फिर ये कौन लोग हैं? अगर गुंडे माफिया बदमाश सरेंडर कर गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में थानों में जाकर के खुद ही जा रहे हैं और जाकर के माफी मांगते हुए सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर मेरठ के अंदर जो ये घटना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं कर रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर की, हत्या की, अपराध और ये अगवा करने की, अपहरण की और बहुत सारी ऐसी घटनाएं को खबर और भी चल रही है शादाब रिजवी, चुटिया उखाड़ ली है गाएगी। हाँ देखिए, वो भी एक बहुजन समाज के ही हमारे भाई की सिर्फ इसलिए चुटिया उखाड़ ली, एक मनुवादी किस्म के आदमी ने। अब मैं ब्राह्मण कहूंगा तो फिर लोग बात कहेंगे ब्राह्मणों पर क्यों एकदम से राशन पानी लेकर, आप कहो जो भी कहनो क्यों। अब उनका सरनाम पांडे है, तो पांडे जी ने सिर्फ उस बच्चे की, उस लड़के की, उस नौजवान की चुटिया उखाड़ ली, और तमाम समय से उसने अपनी वो चुटिया रख रखी थी। अब वो चुटिया सिर्फ इसलिए उखाड़ ली गई कि चुटिया रखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तुम्हें नहीं है, और उसकी चुटिया उखाड़ करके उन्होंने ये चुटिया का बाल ही कहो, बाल रखा रखे, एक जगह ज्यादा रखा रखे, नई नई फैशन में भी रखा ले आजकल बालक, कभी कोई आगे ते रखा ले, कोई मोछ बड़ी कर ले। अब बताओ, मनुवादी यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब चुटिया भी ना रखन दे रहे, कोई अपने बाल अगर बड़े रखे तो उन्हें भी उखाड़ रहे हैं। बताओ, पहली घटना आपने देखी होगी, वो भी यादव समाज से, बहुजन समाज से एक
पंडित थे, या पंडित कह लीजिए उनको, या कथावाचक कह लीजिए। हालांकि पंडित की परिभाषा का मतलब ये नहीं होता कि कोई कास्ट होती है, तो वो भी कथावाचक थे और ये भी कथावाचने का ही काम करते थे। तो इन दोनों समय में और एक ही समय में दोनों घटनाओं में एक ही व्यक्ति के, एक ही समाज के व्यक्ति को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं ये बात बता रही है कि सरकार दो रायपन से काम कर रही कर रहे हैं। कथा मत बाँचो ना भाई, कथा क्यों बाँच रहे हो? संविधान बाँचो, कथा मत बाँचो। गलती तो यही है, हमारे समाज की गलती यही है कि इनकी जो क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप करना सबसे बड़ी दुविधा का कारण बन रही है। इनके जो अपने काम है वो इनको साजे। हमारा काम तो संविधान के तहत दूसरों को जागरूक करना, संगठित होना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने आसपास के लोगों को ऐसे माहौल के अंदर देखना कि कौन लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको जाकर के जागरूक करना और उनको भी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ये हमारा काम होना चाहिए, लेकिन काम कुछ और हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कुछ और ही करवा रहे हैं। आजकल दर्शन करने को गए, वहाँ जा अपनी गाड़ी पे बैठे, वहाँ में 4 फोटो तो नीचे लिख रहे मोदी जी के लग रहे, चिपक रहे बढ़िया बढ़िया से फोटो, और गाड़ी बड़ी सज रही, और वहाँ ते आह्वान कर रहे कि मुगल गे मुगलन ने के कर दियो, फलानो कर दियो, ढिकानो कर दियो, अब पता ना कबर में तो खोद के लाएंगे का है। देखिए, गजनी शहर थे, गजनबी की कबर खोद के लाएंगे। अब गजनवी की कबर खोदेंगे, औरंगजेब की कबर खोदेंगे, बाबर की कबर खोदेंगे, शाहजहां की कबर खोदेंगे, हुमायूं की कबर खोदेंगे, अकबर की कबर खोदेंगे, जलालुद्दीन की कबर खोदेंगे, मीर जाफर की कबर खोदेंगे, दारा शिकोह की कबर खोदेंगे। तो ये कबर खोदने का काम ही सरकार का है क्या? इसे कबर खोदो सरकारी नाम दे दीजिए। तो मंदिर में जाने को काम है सरकार को कि प्राइवेट मामलो? भैया अपनी अपनी इच्छा से कोई कहीं जाओ, या कभी गुफा में जा रहे हैं तो कैमरा लेके जा रहे हैं, कभी मंदिर में गए तो कैमरा लेके पब्लिक को कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, और चुनाव में कहीं ना कहीं हिंदू को संगठित करके वोट एक तरफा करवाना चाह रहे हैं। या मतलब तो यही है ना? इसका मतलब जनता समझेगी, और जनता को मैं ये बड़े आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जी जो गए हैं और मोदी जी की गाड़ी के सामने 4 फोटो लगे हुए हैं, वो भी मोदी जी के ही। यात्रा सोमनाथ यात्रा है, लेकिन फोटो मोदी जी के लगे हुए हैं, और मोदी जी के दोनों हाथों में डमरू हैं, और वो डम 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 डमरू बजा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं, और मेरे तमाम समाज के साथी इस बात का जवाब दें, कमेंट में लिख दें कि आपने डमरू बजाते किसे देखा। अगर आपने कल्पना में देखा होगा तो भगवान शिव शंकर को देखा होगा, और अगर सच में आपने डमरू बजाते किसी को देखा होगा तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके देहात में, आपके क्षेत्र में मदारी आता था, वही डमरू बजाता था। बिना मदारी के आप बता दीजिए किसी को डमरू बजाते आपने देखा होगा। मैं पूरे पकड़ो, मैं बताऊं ना कैसे बजाया। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये जो मदारी होता था, जो गांव देहात में तमाशा दिखाने के लिए आता था, खेल दिखाने के लिए आता था, वही ऐसे डमरू का इस्तेमाल करता था। या तो कल्पना में किसी ने बजाया है तो भगवान शिव शंकर ने बजाया है, और अगर सच में किसी ने बजाया है डमरू तो मदारी ने बजाया है, तमाशा दिखाने वाले ने बजाया है। तो आप ये बात समझ लीजिए बेबाक जी कि इस देश के अंदर जो डमरू बजाने वाला है वो कौन होता है, हमारी नजर में, इस पूरे समाज की नजर में। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, वो हो मदारी, और मदारी डमरू बजा के माहौल को, पब्लिक को बुलावे और माहौल को बांधने की कोशिश करे, नजर बंद करे, और नजर में अपनी चीज को चढ़ावे कि बस आप ये देखो, बाकी और कुछ मत देखो। सीधी सीधी बात है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, और चुनाव से पहले हिंदुओं को इकट्ठे करके और भगवान जी में लीन करने के लिए ये सगरों माहौल बनाया जा रहा हो, और वोट अपनी इनकी कछु तो वहां से मिल जाएंगी, और बाकी जो रह जाएंगी बाकी नहीं है। चुनाव आयोग जिंदाबाद, बाकी रहो से काम ईवीएम कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, डमरू बजाते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। या तो मोदी जी अपने आप को भगवान शिव शंकर से तुलना करने के लिए मान रहे हैं कि भाई मैं भी डमरू बजा रहा हूं, भगवान शिव शंकर भी डमरू बजा रहे थे, या फिर वो मदारी हैं, इस देश को नचाना चाह रहे हैं कि देखिए मेरी थाप पर नाचिए, मैं डमरू बजाता रहूंगा। इस पूरे देश का उन्होंने डमरू बजा दिया, पूरे समाज का डमरू बजा दिया। या तो वो ये दिखा, और भारत के एनएसए जो है वो भी कछु नई नई बात कह रहे हैं, वह भी थोड़ी सी बता दो क्या कह रहे हैं। भारत के एनएसए के बेटे की नागरिकता चेक कर लें लोग बाग। वो तो है ही है, नागरिकता को तो सब बाहर सेट कर दी अपनी औलाद तो, और यहाँ की जो औलाद है आम लोगन की, कौन को झंडा दे दियो और झंडा में डंडा दे दियो, क्या लेकर घूमो पूरे में। आप ये देखिए, जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वही अपने बच्चों को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया है, और वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली है, देश की नागरिकता छोड़ दी। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके बच्चे यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता की सुरक्षा उनके हाथों में कैसे?
फिर देश की जनता की सुरक्षा। लेकिन अंधभक्त जो है ना, अंधभक्त को ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि एनएसए ने अपने बालक भी विदेश में भेज दिए। एनएसए वैसे तो बहस बहुत करेंगे कि मोदी जी ने ये कर दियो, योगी जी ने ये कर दियो, बिजली बुला दी, फलानी चीज बुला दी, ढिकानी चीज बुला दी, लेकिन यह बात को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि एनएसए अपनी औलाद को यहाँ रखने में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एनएसए की बात भी यही है कि एनएसए इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी चल रही है, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो देश की जो मूलभूत सुविधाएं मांगने के लिए इस देश की जनता बेताब है, उनका मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा। इसी तरीके से मोदी जी ने जो वहां डमरू बजाया है, उस डमरू बजाने का समय आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की बार बार पोल पट्टी खोल रहे हैं, विदेशों के अंदर मोदी जी की। डोनाल्ड ट्रंप वहां डमरू बजा रहे हैं मोदी जी के नाम को, ऐसे रोज इज्जत उतार दें। मोदी जी के नाम का डमरू नहीं, मोदी डमरू बना दिया उन्होंने। वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश को डमरू बना करके बजाने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो डमरू जो ट्रंप बजा रहा है उस पर से ध्यान भटकाने के लिए सोमनाथ चले गए अचानक से और वहां डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। तो समाज 80वीं बार कही है कि मैंने युद्ध रोको है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, मैंने रुकवाई है वार। 80वीं बार कही है। इतनी बार तो डमरू भी नहीं बजाया मोदी जी ने जितनी बार ट्रंप ने अपने मुंह से ये बजा दिया कि भाई वॉर मैंने रुकवाई है, वॉर मैंने रुकवाई है। तो खैर इन सारी बातों को आप छोड़िए, देश के अंदर समाज समझ रहा है। मोदी जी जो डमरू बजा रहे हैं, लोगों को पता लग चुका है कि डमरू बजाता कौन है। समाज ने डमरू बजाते हुए देखा किसको है आखिरकार। दूसरी एक और बात देखिए आप कि जो हमारे अंधभक्त हैं, हमारे अंधभक्त भाइयों की मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो अंधभक्त बेचारे, उनके बच्चे, उनकी नस्लें आने वाली तबाह होती चली जा रही है। हमारा समाज तो चलिए ठीक है जागरूक हो रहा है, लेकिन अंधभक्तों की बड़ी चिंता मुझे इसलिए हो रही है। आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बजरंगबली की पतंग बना करके उड़ा रहे हैं। अब पतंग पे एक बात और ध्यान आई सादाब रिजवी कि अगर मानो बजरंगबली की पतंग बना के और कहीं हिंदू ने उड़ाई तो कोई बात ना, बजरंगबली उड़ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं मुसलमान बालक ने बजरंगबली ऐसा उड़ा दिए पतंग में, तो यही बात पे बवाल है जाओ देश में। क्यों जी नेताजी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कहीं वो पतंग कट के नीचे गिर गई तो कहेंगे साहब बजरंगबली का अपमान कर दिया। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बजरंगबली की डोर मोदी जी के हाथ। और दूसरी बात जो डमरू वाली आपने कही, तो बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री को डमरू की तरह पूरा ट्रम्प बजा रहे हैं और जितना अपना प्रचार किया जा सकता है मोदी के नाम को यूज करके, उस काम को ट्रम्प कर रहे हैं। और ट्रम्प की जो नज़र है वो नज़र है नोबेल प्राइज पे कि मुझे शांति पुरस्कार चाहिए। और सबसे ज़्यादा अशांति किसने फैला रखी है? ट्रम्प ने। पूरे विश्व में अशांति फैला रखी, कोई भी देश ऐसा नहीं छोड़ रहा जहां भागना बोई हो। इधर मोदी जी ने पूरे देश में भाग। तो डॉक्टर साहब यार सफेद चांद वारे को, काली जीव और कारे दिल वारे को जल्दी से जल्दी नोबेल दिवा के कि चढ़ खत्म करो, नहीं कि जन कहाँ तबाही मचावे वो। भाई नोबेल अगर ट्रम्प के हाथ में होता तो अब तक उसने ले लिया होता। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसके मोदी जी तक कह के कोई और छोटा मोटा से दिवा दो, उसके अपने मानक होते हैं, पैमाने होते हैं, उस हिसाब से मिलेगा। हाँ, मोदी जी को जरूर कुछ ना कुछ दे दो, क्योंकि मोदी जी कहीं डमरू लेके जा रहे हैं, कहीं मोदी जी अपनी फोटो लेके जा रहे हैं, कहीं नगाड़ा बजा रहे हैं, कहीं पीपनी बजा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बंगाल के चुनाव में भी ये कुछ ना कुछ करतब करके जरूर दिखाएंगे। क्योंकि मैं तो दाढ़ी बढ़ा ली बहुत लंबी, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्लॉट बनाया जा रहा है, एक प्लॉटिंग की जा रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो बंगाल का चुनाव है ये कुछ कर गुजरेगा। इस बार मोदी जी कहीं कुछ अलग करतब करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीबीआई ईडी तो पश्चिम बंगाल पहुंच गई है और मोदी जी भी डमरू लेके इधर उधर परिक्रमा दे ही रहे हैं। उधर हिंदू मुस्लिम वाली पटकथा इन्होंने लिखना शुरू ही कर दी है, उधर से सबरीमाला वाला भी मामला खोल दिया है, इधर से आसाम में हेमंता विश्व शर्मा वो भी लगा हुआ है अपना, वो भी अपने तरीके से नाच नचा रहा है मामले को। और यहाँ आप उत्तराखंड में देखो, यहाँ भी उत्तराखंड में भी मामला गरमाया हुआ है। तो चारों तरफ से एक माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक और मामला है इसमें जो बिल्कुल अहम है, इन सारे मामलों में लोगों को फंसा करके लेकिन SC ST समाज के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। क्रीमी लेयर से SC ST को बाहर कर दिया है। देखिए OBC की तो क्रीमी लेयर करके उनको तो कमजोर किया ही था। और दूसरी बात आप देखो इसमें कि जो EWS आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर है 12 लाख रुपए की,
और ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख रुपए की है और उसको 2017 से अभी तक रिवाइज भी नहीं किया गया, जबकि हर 5 साल में, यानी कि एक जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके बाद क्रीमी लेयर को रिवाइज करने का एक प्रावधान है। अब वो क्रीमी लेयर पिछले 9 साल से रिवाइज नहीं हुई है, जबकि वो 2022 में रिवाइज होनी थी। और अब SC ST में भी क्रीमी लेयर लेके आएंगे तो इसका मतलब कि जो दलितों का, आदिवासियों का जो आरक्षण है उसको कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला ये देखने में आया है कि जो EWS 10% आरक्षण है, वो ये कहा गया था कि जो अनारक्षित सीटें हैं उसका 10% EWS होना चाहिए, जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन टोटल जो 100 है 100 का 10% दे रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कहा था कि जो 50% है उसका 10% देना चाहिए। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा घोटाला देखने में को मिला है। और एक चीज और देखने को आ रही है, वो ये आ रही है कि जो EWS की कट ऑफ है वो SC ST से भी नीचे जा रही है, और जो OBC की कट ऑफ है वो अनारक्षित या जनरल से भी ऊपर आ रही है। तो ये भी एक साजिश है आरक्षण को कमजोर करने की, जिस बात को हमारा दलित, पिछड़ा और आदिवासी इसको समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक तो आरक्षण कमजोर हो रहा है, ऊपर से आरक्षण में इस तरह का घालमेल हो रहा है, और इस तरह के जो घालमेल की जो खबरें हैं डेली प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरी साजिश में सरकार शामिल है और सरकार की नज़रों के सामने ही ये सब काम हो रहे हैं। सरकार की नज़र के सामने ये काम है रहे हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी तरीके से लोग बाग जैसे क्रीमी लेयर को नहीं समझ पा रहे हैं, और समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि क्रीमी लेयर का खेल आखिर है क्या, EWS का खेल आखिर है क्या। EWS के तहत जैसे प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं, तो जो हमारा समाज है, जो दलित समाज है, और साथ ही साथ दलित समाज के साथ साथ आदिवासी समाज है, उन दोनों को EWS में से भी जो अनारक्षित वर्ग है उनको इससे निचली लेवल पर रखा गया है लिस्ट में, सूची में। तो फायदा कौन लेगा? फायदा लेंगे जो बड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग होंगे। नाम किसका होगा? नाम होगा SC ST का। इसी तरीके से क्रीमी लेयर के मामले में भी SC ST के लिए ही ये सारा का सारा ढांचा बन के बुनियाद भर के उनको नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। और हमारा समाज बस मस्त है तो रील देखने में मस्त है, और अगर मस्त है तो ऐसे मस्त है जैसे अभी तुमने कुछ दिन पहले देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण हाईवे पर भाग रहे थे और एक कैमरा वाला व्यक्ति अपने पीछे पीछे लेकर के भाग रहे थे और उसकी रील बना करके वाहवाही लूट रहे थे कि देखिए दलित समाज के लिए कितनी आवाज उठाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रील योद्धा हमें नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रील योद्धा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप वही सवाल जागो आप इंतजार कर रहे हो। प्रोफेसर साहब से पूछेंगे बहन जी को जन्मदिन आने वालों और वो गुप्त रणनीति कांग्रेस की, कांग्रेस जो घोषणा करने वाली है बाकी चर्चा करेंगे। है सके कछु बता में थोड़े बहुत कांग्रेस के नेता हैं, कछु बता में बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई, हालांकि बढ़िया तो अब भी बताएंगे, लेकिन अब कितनी बता में ये देखने वाली बात होगी। तो यादव जी याद कर रहे हैं प्रोफेसर साहब सब लोग? भाई देखो, ऐसा है 15 तारीख तो आने ही वाली है, तो थोड़ा सा हमारे जो बहुजन साथी हैं 1-2 दिन की और प्रतीक्षा कर लें। और सारी चीज़ें हमारी भी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई हमारी भी बाध्यता है, हम सारी बातों को खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, एक अनुशासन होता है, तो उस अनुशासन के तहत ही हमें सारी बातों को सार्वजनिक करने का अधिकार है। और दूसरी चीज़ इसमें और देखने में आई है, मैं अभी लखनऊ था तो बात ये आई देखने में कि जब से इधर से आधिकारिक घोषणा हुई है कि बसपा को हमने सीक्रेट ऑफर दिया है, तब से बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनके अंदर खलबली मचना शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को समझते हुए, क्योंकि बहन जी तो देखो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हैं कि ये सीक्रेट ऑफर कुछ दिनों के लिए आगे भी बढ़ जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी तो यूपी चुनाव आने में 1 साल है, तो हो सकता है ये आगे बढ़ जाए और इसमें कुछ 1 कदम 2 कदम आगे की कहानी बढ़े या आगे की पटकथा बढ़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 तारीख को सारी जो पिक्चर है वो
सामने आ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बड़ी छलांग लगाने के नहीं है, अगर 1-2 डग पीछे रखना पड़े तो वो पीछे नहीं है, वो आगे की छलांग की तैयारी है। डग पीछे नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो हो सकता है 15 तारीख को पूरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी, और पिक्चर रिलीज नहीं हुई तो टीजर तो आ ही जाएगा। अच्छा, टीजर आ जाएगा। टीजर तो आ ही जाएगा। तो बहुजन दर्शक हमारे बस 2 दिन की प्रतीक्षा करें, कोई अच्छे से संकेत और शुभ सूचना आप सब लोगों को और हमारे पूरे जो प्रदेश के जो बहुजन हैं उनको बहुत जल्द मिलेगी। और इस साल ये जो 2026 है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी बड़ा क्रांतिकारी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जो विपक्ष की राजनीति है वो उसमें कुछ भूचाल आएगा, क्योंकि जाति जनगणना की सरकार ने डेट फाइनल कर दी है। तो उसको लेके भी बहुत सारी कवायतें चल रही हैं। उधर से मनरेगा को भी ख़त्म करने का सरकार ने जो ऐलान किया है, तो उसको लेके भी विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो गया है। और अभी जो बजट सत्र शुरू होगा संसद का 1 फरवरी से, तो उसमें सरकार को घेरा जाएगा तबीयत से, और भी तमाम मुद्दे हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि मेरठ में जो दलित बच्ची के साथ घटना हुई है, और आए दिन जो दलितों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, तो उनको लेके भी केंद्र सरकार पे पूरा विपक्ष हमलावर रहेगा। और रही बात, देखिए बहुत सारे लोगों की जो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरठ की घटना को लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सक्रिय नजर नहीं आई, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच गए। तो अपने तमाम बहुजन समाज के साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग रील में नजर आते हैं वो रियल में नजर नहीं आते, और जो रियल में काम करते हैं वो कभी रील में नहीं नजर आते। इस बात को हमेशा आप सोच लीजिएगा। काम करने वाला व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता है, वो अपना काम कर जाता है। बहुजन समाज के लिए अगर कोई चिंतनीय है, बहुजन समाज का अगर कोई हितैषी है, तो वो हित में काम करने के बाद जताता नहीं है, वो ढिंडोरा नहीं पीटता फिरता है। बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की बेटी के लिए और उस बुजुर्ग माँ के लिए जिसको मौत के घाट मनुवादियों ने उतार दिया, उनके लिए बहुजन हितैषी, बहुजन नेता काम कर रहे हैं, ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं। और ढिंडोरा पीटने वाले क्या कर रहे हैं? कभी रील बना करके डाल रहे हैं, कभी भागते नजर आ रहे हैं, कभी पुलिस से लड़ते नजर आ रहे हैं, कभी फिर उसके बाद वापसी करते हुए बाइक पे बैठे नजर आ रहे हैं, उसके बाद गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। भाई सारे नेता तो चले गए, तमाम पार्टियों के नेता तो वहीं जाकर के बात करके आ रहे हैं, और तमाम नेताओं के साथ साथ वहां पर आम पब्लिक तक की जा रही है, और जो बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन एक नेता उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा है। उनको रास्ता आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना पुलिस ने उनको कुछ कहा, ना उनके ऊपर कोई केस लगा, और पुलिस को बस खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि सड़कें बंद कर दूंगा, सड़कें बंद कर दूंगा, कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश, माहौल बनाने की कोशिश, लोगन की सहानुभूति लेने की कोशिश कि हाँ हम तो पूरी जी जान से लगे हुए हैं, बसपा सुप्रीमो नहीं लगी हुई है। यही बात को कहना चाह रहे हो शादाब रिजवी? बिल्कुल। चलो मैंने कह दी और लोग समझ गए। अब दो इजाजत, क्योंकि वीडियो लंबी हैगी, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेबाक जी। और समाज के तमाम साथियों से एक संदेश और देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जिसमें ये लिखा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी जीते या ना जीते, बसपा को जरूर खत्म कर देंगे। तो ऐसी सोच अपने अंदर मत रखिएगा। बहुजन समाज को एकजुट होना है, मान्यवर साहब कांशीराम के सपने को साकार करना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करना है। तो आपस में लड़ना बंद करिए, इस तरीके की पोस्ट का बहिष्कार करिए, और ऐसी पोस्ट करने वाले को करारा जवाब दीजिए। इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा के इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिएगा, ताकि जिस तरीके की बातें बहुजन समाज के लिए कही जा रही है उन पर विराम लग सके। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जी, सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।